अच्छा, कल जो है तो हमने कुछ उसूल पढ़े थे। कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी को अगर आप यानी कि सिक्योरिटी गवर्नेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ये पॉलिसीज आप बनाना चाहते हैं, आप रूल्स बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जिसके तहत साइबर सिक्योरिटी की एग्जीक्यूशन की जा सके, ठीक है। और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, उसका स्कोप डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए पॉलिसीज लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जो पॉलिसी वर्क होता है, जो मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं और ये जितना भी हाई लेवल का वर्क होता है, ये काम होता है जो हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पॉलिसी डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो है डायरेक्शन को वो लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जाना है। उसके बाद आते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट आती है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या करती है कि जो पॉलिसीज, रूल्स और प्रोसेसेस डिफाइन हो जाते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, उसको वो लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, राइट, किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन अब गवर्नेंस किस तरीके से हमने करनी है, ठीक है, उसके लिए 6 उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। उसके लिए 6 प्रिंसिपल्स को हम मद्देनजर रखते हैं। पहला प्रिंसिपल ये होता है एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। आपने सबको, सारे डिपार्टमेंट्स को, तमाम लोगों को आपने देखकर, कॉन्टेक्स्ट में लेकर अपनी साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज, रूल्स और जो आपकी बाकी जो कागजी कार्रवाई है वो आपने करनी, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि अडॉप्ट अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। सबसे बेहतरीन अप्रोच कौन सी है कि आप साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी डिजायर्स के मुताबिक नहीं, बल्कि आपने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन से रिस्क लाहक हैं, ठीक है, उन रिस्क के मुताबिक आपने साइबर सिक्योरिटी डिफाइन करनी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी, ठीक है। अगर आपका एक छोटा सा स्टोर है और उसमें आप महंगे महंगे जो $10,000, $12,000 के आईडीएस आईपीएस लगा देते हैं, उसका क्या फायदा होगा जब उसे ऑपरेट करने वाला भी नहीं है और आपके एसेट की इतनी वैल्यू ही नहीं है। यानी कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो आपकी टोटल इनकम से ज्यादा है, सो इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, सो यू हैव टू टेक रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है। खैर, इसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो चुकी है तो इसमें मजीद बात नहीं करेंगे। सेट द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, कि जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, जहां से ऑर्गेनाइजेशन की जो है तो रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ठीक है, उसके मुखालिफ आपकी साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। आप साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को ऐसे ना बनाएं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है वो फायदा होना भी बंद हो जाए, ठीक है, अवेलेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। चौथा रूल क्या था, इंश्योर कंफॉर्मेंस विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आप जब भी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी लिखें तो उसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि लेजिस्लेशन होगी, रेगुलेशंस होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज होगी, लॉ एनफोर्समेंट वगैरह होगी, ठीक है, बाकी जो बिजनेस हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनको हमारे बिजनेस प्रोसेसेस से, साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है, और जो कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने कॉन्टेक्स्ट में लेना है, ठीक है। इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को भी ये नहीं कि आपने सिर्फ इंटरनली सब कुछ सिक्योर कर लिया है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी के आपने कुछ नहीं किया, आपकी रेपुटेशन होगी, ठीक है, आपके बाकियों के साथ ताल्लुकात हो गए, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। यानी कि अब जो हमारे पास एडवर्ड स्नोडेन था, ठीक है, उसने क्या किया, विसल ब्लोअर था, उसने सीआईए के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने लीक किए थे, ठीक है, तो रेपुटेशन खराब हो गई वर्ल्ड वाइड। सीआईए की, यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसकी ओवरऑल जो है रेपुटेशन खराब हो गई थी, काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल आल्सो इंटरनल। इंटरनली तो सीआईए सिक्योर थी, जाहिर बात है, अंदर से तो किसी ने बैठ के कोई हैक नहीं किया, अंदर तो नेटवर्क उसके कॉम्प्रोमाइज ही है। खैर, इनसाइडर थ्रेट था वो एक तरह का, लेकिन ये उसका जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट था पॉलिटिकल, इट वाज ह्यूज, ठीक है। उस मूवी भी बनी हुई, अगर आप देखें, स्नोडेन के नाम से मूवी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पूरी स्टोरी क्या थी।
नंबर 5 प्रिंसिपल क्या था? 5वां प्रिंसिपल, फोस्टर अ सिक्योरिटी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की गवर्नेंस है, जो पॉलिसी वर्क है, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है वो ह्यूमन होता है। बहुत ही आप सिक्योर कर लें टेक्नोलॉजिकली अपने सिस्टम को, अगर ह्यूमंस को ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आप नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो एसेट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। छठा प्रिंसिपल क्या है? रिव्यू परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू बिजनेस आउटकम्स। अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी बिजनेस इनेबलर है, अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन से आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, ना कि हिंड्रेंस बन रही है साइबर सिक्योरिटी, देन इट मींस कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी कामयाब है। इफ इट्स इनेबलिंग योर बिजनेस, अगर हर्डल बन रही है या इट्स नॉट सिक्योरिंग योर सिस्टम्स प्रॉपर्ली, देन उस स्ट्रेटजी का, उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं। दे नीड टू बी रिव्यूड, दे नीड टू बी फिक्स्ड। ठीक है, आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? अलाइनिंग द सिक्योरिटी फंक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजी, गोल्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल जो आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और जो मिशंस होते हैं, उनको लेकर आपने साइबर सिक्योरिटी को डिजाइन करना होता है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन करनी होती है उसकी। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हैज टू बिजनेस एनेबलर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी को बिजनेस एनेबलर के तौर पे नहीं, बल्कि इसको एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस इसको लिया जाता है, इसको सीरियस नहीं लिया जाता। ठीक है, इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं समझा जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले जाना है, हमने देखना है कि बिजनेस को समझना है, व्हाट इज योर बिजनेस, और बिजनेस किस तरीके से समझेंगे। बिजनेस, ये जो बिजनेस चला रहे हैं उनसे पूछेंगे व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या हैं आपके, मिशन स्टेटमेंट क्या है, गोल्स क्या हैं आपकी, और किस स्ट्रेटेजी के तहत आपका बिजनेस चलता है। अब अगर ये चीजें मुझे आप समझा दें तो मैं आपके लिए एक रिस्क बेस्ड अप्रोच पे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन कर सकता हूँ, स्ट्रेटेजीज मैं डिफाइन कर सकता हूँ, और फिर उसके हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, आपको जनरल एक साइकोलॉजी देता हूँ कि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप उनकी मर्जी का काम करते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो राइट द प्रोग्राम दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ना कि आप वो प्रोग्राम्स लिखें जो आपको अच्छे लगते हैं, जिन्हें आप एंजॉय करते हैं। ठीक है, इसलिए जो कोडिंग की तरफ अप्रोच है अक्सर लोग की, वो यही है कि हम अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। नो, सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके घर में एक नलका जो है उस खराब हो गया, अब आप जो है उस पर डेकोरेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप उस पर पेंटिंग शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। नलके में जहां लीक है, आपने वहां जाकर उसको फिक्स करना है, ग्लू इस्तेमाल करनी है, जो भी पैचेस आपने इस्तेमाल करने हैं। सेम गोज फॉर साइबर सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क लाक हैं, कहाँ कहाँ पे इसके लूप होल्स हैं, वहां पे जाके आपने सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करनी है ताकि यहाँ पे अटैक ना हो सके। एंड दैट्स ऑल, ये आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है, और जब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो आपको उनके मिशन स्टेटमेंट्स, गोल्स और सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड देयर इम्पैक्ट टू सिक्योरिटी। आपने, आई होप कि अपने नोट्स खोले हुए। ठीक है, ये मैं अल्लाफे के नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, organization processes and their impact to security. सिक्योरिटी गवर्नेंस होती क्या है? सिक्योरिटी गवर्नेंस होती क्या है? सिक्योरिटी गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, गवर्नेंस में क्या होता है? आपके पास पॉलिसीज होते हैं, उसूल होते हैं। ठीक है, जो भी आपने डिसीजन लेना होता है, आपने चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आपने कहीं जाकर जो है तो किसी से कोई डील करनी है, कहीं जाके किसी को फायर करना है, किसी को हायर करना है, जो भी आपने करना, अगर आपके पास सिक्योरिटी गवर्नेंस है तो आप जो है तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेंगे। ठीक है,
ये बात तो समझ में आती है कि आप एक बंदे को हायर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल, उसके पास बड़े स्किल्स हैं, ठीक है, उसके पास बड़े स्किल्स हैं और आपकी जॉब पे डिस्क्रिप्शन पे पूरा होता है। लेकिन मसला क्या है कि उसकी जो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री है वो सही नहीं, ठीक है। तो अगर कल को आपके साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसको कोई ब्लैकमेल करता है या मिसाल के तौर पर उस पर लोन चढ़ा हुआ क्रेडिट कार्ड का, तो वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन से चोरी कर लेता है, ठीक है, पॉसिबल है ना। तो ऐसे बंदे को लोग हायर नहीं करते जिसकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री सही ना हो, खास तौर पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है, ऐसे बंदे पे लोग हायर नहीं करते। तो ये तब ऑर्गेनाइजेशन करने के काबिल होती है जब उनके पास ऑलरेडी हायरिंग पॉलिसीज में सिक्योरिटी गवर्नेंस इंटीग्रेटेड होती है। अगर सिक्योरिटी गवर्नेंस आपकी हायरिंग पॉलिसी में नहीं है, देन यू गोइंग टू मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन कि कंपनी को किससे फायदा हो सकता है, ठीक है, अगर उससे नुकसान ही क्यों ना। लेकिन आप नुकसान को तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नेंस में नहीं आई, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी गवर्नेंस जरूरी है क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस को किस तरीके से अकम्प्लिश किया जाता है, ठीक है, इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कल्चर है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। गवर्नेंस बाय इटसेल्फ कैन नॉट वर्क, इट हैज टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर इट टू बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड देयर इंपैक्ट टू सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेस हैं, अगर सिक्योरिटी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, अगर अच्छी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, अगर आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आपका बिजनेस इनेबल होगा, आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं क्योंकि आपके पास हमेशा एक बैकअप मौजूद होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड देयर इम्पैक्ट टू सिक्योरिटी, this is what it entails. How can your security governance policy can empower your decision making towards your business goals, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एक्विजिशन के बारे में, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन, ठीक है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस यूनिट बाय करने का डिसीजन लेती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो है तो मेरे पास तकरीबन 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास तकरीबन 6 डिपार्टमेंट्स। अब इन 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो मुझे चाहिए, जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उसे मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो डिपार्टमेंट मेरा हो। लेट्स से कि वो डिपार्टमेंट जो था वो था जनाब केमिकल इंजीनियर्स का, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट को लेट्स से जो डिपार्टमेंट सॉरी ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको उस केमिकल इंजीनियर्स की का डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उससे मैं खरीद लेता हूँ, केमिकल इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट में खरीद लेता हूँ। तो 6 - 1, अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे +1 हो गया। अब मैंने उसके एक डिपार्टमेंट को एक्वायर कर लिया, या तो मैंने उसके एक डिपार्टमेंट को एक्वायर किया या मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर सकता हूँ। दोनों सूरत हाल में हमें क्या करना होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस को कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में काम करना होगा। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही किसी को एक्वायर करने से। क्वेश्चन आया, इज इट लाइक एफिलिएट विद अनदर कंपनी? नो, एफिलिएट इज डिफरेंट। एक्वायरिंग इज कि वो आप उससे ओन करते हैं, एफिलिएट आता है मर्जिंग में, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एफिलिएट तो यही होता है ना कि आप उसके साथ ताउन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो मर्जिंग में आता है, ठीक है। एक्वायरिंग नहीं होता है, एक्वायर गेन करना, आप उसे ओन करने लगते हैं, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट बी है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन बी है, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, उसका अपने उस डिपार्टमेंट पर कोई हक नहीं है, अब उसे मैं एक्वायर कर चुका हूँ। तो जब मैं एक नए डिपार्टमेंट, एक नई ऑर्गेनाइजेशन से नए लोग ला रहा हूँ, obviously there are going to be a lot of things involved, so there they have to also implement cyber security. All right, so let's move on to what is merge or merger.
जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि ए अलजेब्रा में जैसा होता है x + x = 2x, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी = a + b। जब आपके पास आपका डिपार्टमेंट यूं देखे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूं देखे कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला लिया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। अच्छा, a + b, ये अब आपके पास मर्ज हो चुकी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। जाहिर बात है दोनों के प्रोसेसेस में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब उनको मर्ज करने में, उनको एक करने में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें नई पॉलिसीज डिफाइन करनी होंगी, ठीक है, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उन सब को हमने कंसिडर करना होगा। अब डाइवेस्टिचर क्या होता है? डाइवेस्टिचर, ठीक है, डाई मीन्स टू, डाइवेस्टिचर, कोई टीचर नहीं है, ये डाइवेस्टिचर है, ठीक है। हाँ। अच्छा, डाइवेस्टिचर क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन दो हिस्सों में बढ़ जाए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी और वो दो हिस्सों में बढ़ गई। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें ये डिसीजन हुआ कि ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं इनमें से 3 डिपार्टमेंट मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, ठीक है, या मैं से छोड़ देता हूँ, या ये मुझसे खुद अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 माइनस 3 डिपार्टमेंट्स निकल गए, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 रह गए। बाकी जो 3 हैं, जाहिर बात है उनके पास एसेट्स होंगे मेरे, उनको मेरे सीक्रेट्स पता होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम डाइवेस्टिचर कैसे करेंगे, ठीक है, अलग किस तरीके से करेंगे? डाइवेस्टिचर यानी दो हिस्सों में बढ़ जाए, किस तरीके से करेंगे? वहां पे हम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, स्टेक होल्डर से पूछेंगे कि जहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हो रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे हमारे जो एसेट्स है वो भी डाइवेस्टिचर का शिकार होंगे, ठीक है, उनमें भी जो है तो डिवीजन आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो स्टेक होल्डर आपको बताएंगे कि एसेट्स के साथ हमने करना क्या है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आपको बताएंगे, ओनर्स आपको बताएंगे उस पर, ठीक है, इन्वेस्टर्स आपको बताएंगे, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि एसेट्स के साथ करना क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो, आप लोग में से अगर कोई गया हो तहजीब बेकर्स इस्लामाबाद में, मोस्ट लाइकली यू हैव बीन देयर, तो पहले वो राहत बेकर्स था, ठीक है, तो राहत बेकर्स फिर डाइवेस्टिचर हुआ उसमें और दो हिस्सों में बढ़ गया, राइट। राहत बेकर उसी तरीके से राहत रहा, और जो तहजीब जो उससे बना, तो तहजीब बेकर्स अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेकरी बन गई, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर उनकी इन्वेस्टमेंट थी दो लोगों की, जैसे भी वो स्टार्ट हुआ था, आई डोंट नो, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट की होगी, कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स के तहत, ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइवेस्टिचर। Then what's the main difference between acquisition and divestiture? Acquisition means acquire karna, and acquisition we do on other department and organization. एक एडिशन है, एक जो है सब्ट्रैक्शन, सिंपल, ठीक है। Divestiture is subtraction, acquisition is addition, कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ऐड कर देते हैं और एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, हासिल कर लेते हैं, तो वो आपकी हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उस डिपार्टमेंट में कोई हक नहीं रहा। डाइवेस्टिचर क्या है? अब जिस चीज को आप अपने आप से अलग करें, अब आपको उस पर कोई हक नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें सीईओ आ जाते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, ठीक है, दे आर द अपर स्ट्रेटा ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये तमाम के तमाम लोग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये लोग डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसको? लीगल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां के एरिया से जहां पर वो है वहां से लीगली कंप्लायंट हो, ठीक है, उसमें कोई लॉ का भी इशू ना आए। और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस किस की कौन सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फाइनेंसेस कैसे हमने जो है तो डायरेक्ट करना है, तो तमाम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है दे आर बेसिकली
सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो, ठीक है। तो इनका ये काम होता है, बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का जो काम है वो एग्जीक्यूट करवाना। डायरेक्टर्स का काम होता है कि वो डिस्कस करते हैं, पॉलिसी डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से सारा स्ट्रक्चर डिजाइंड है। हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वालों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाया जाए, पॉलिसी भी डिफाइन करें, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाएं, ठीक है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे दीस आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। नो वन केयर्स, और हर बंदे को जिस बात की परवाह है वो ये है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर क्या होता है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। और वो बेसिकली टेक केयर करते हैं सारे सिक्योरिटी फंक्शंस को, ठीक है, तमाम के तमाम सिक्योरिटी फंक्शंस को, चाहे आपकी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की इंप्लीमेंटेशन है, चाहे आपकी आईएसओ की इंप्लीमेंटेशन है, चाहे वो कोई इवेंट मैनेजमेंट है, अल्टीमेटली तमाम के तमाम मामला उसके पास जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर की पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का भी बाप, ठीक है। तो जो हमारे पास जो आईटी मैनेजर होता है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क्स को, तमाम प्रोसेसेस को चलाता है, वो किसको रिपोर्ट करता है, सीआईओ को रिपोर्ट करता है। और जो हमारे पास जो सिक्योरिटी का मैनेजर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी का जो मैनेजर होता है वो किसको करता है, सीएसओ को, सीसो को, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय रूल हमारे पास सीसो है और हमारे पास सीआईओ है। सीआईओ बेसिकली ये जो होता है तो इसकी ज्यादा चलती है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज की सिक्योरिटी हो रही है वो इन्फॉर्मेशन की हो रही है, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है तो मोस्ट लाइकली उसका इतना ज्यादा से नहीं होता, ही कैंट से अलॉट, लेकिन होता है उसका फिर भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का पार्ट है। अब कल्चर बदलता जा रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, ठीक है। जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके अंडर आते हैं हमारे पास मैनेजमेंट आती है, ठीक है। आईटी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर्स होते हैं, और हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं। अगर हमारे पास सीसो का रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स ओके कि हमारे पास जो सिक्योरिटी मैनेजर है वो जाके सिक्योरिटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और एट द सेम टाइम जो आईटी मैनेजर है वो भी जाके सीआईओ को, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर का रिपोर्ट करना किसको, आईटी मैनेजर को। दिस इज नॉट ओके। क्यों? अगेन वही बात आ जाती है, बायस। आईटी मैनेजर हमेशा इस बात पे जोर देगा कि अवर सिस्टम्स आर सिक्योर, दे डोंट नीड एनी सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, कोई सिस्टम भी सिक्योर नहीं है, इधर आओ मैं भी तुम्हें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देता हूँ, जरा लगाओ एनमैप लगाओ जरा तुम, ठीक है। तो सेम लेवल के लोगों को एक दूसरे को रिपोर्ट करना एक खास पॉलिसी, एक खास हदूद में ठीक है, जो कि पॉलिसी डायरेक्टर्स की तरफ से डिफाइन हो और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हो, लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट करना ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर सुपरविजन होना जरूरी है। तो सुपरविजन क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, या सीआईएसओ है, ठीक है। और सीआईएसओ भी अल्टीमेटली सीआईओ के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सनल क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, नॉक सॉक, जितने भी लोग हैं, एथिकल हैकर्स, और जो है तो जितने भी आपके सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन करें दे रही है, सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी का मतलब आपका वल्नरेबिलिटी असेसर्स हो गए, ठीक है, ऑडिटर्स वगैरह हो गए आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नीशियंस का तो आपको पता है, जो हेल्प डेस्क में बैठे होते हैं, ठीक है, टेक सपोर्ट में होते हैं, राइट। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये सारे हो गए, ठीक है। यूजर्स होते हैं, यूजर्स की कोई, जैसे आपकी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, उसके यूजर्स होंगे, राइट। उन यूजर्स की डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सिक्योरिटी की तरफ, they're not exactly directly responsible for security implementation, लेकिन उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि यार आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हो, यूज करने आ रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी है, ये सिक्योरिटी पॉलिसी है, इस पे आप साइन करो और इससे आपने बाहर नहीं जाना,
दे हैव टू एक्सेप्ट दैट इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूजर। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। ठीक है, मैं थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, मैं आप लोग के क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ, एक फीडबैक लेना चाहता हूँ, क्या आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए Alt+Y दबा के, और अपना माइक एंड म्यूट करके आप जो है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी 2 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ। Go ahead, ask your questions either in the chat box or just raise your hand. Okay, question आ गया, alhamdulillah. In merger, do the merging organization retain their status after merging? Good question. आप जब status की बात करते हो तो what defines the status? ठीक है, status का क्या मतलब? Financial status, ठीक है, या उसका जो है तो reputational status हो गया, legal status, कौन से status की आप बात कर रहे हैं? लेकिन अगर आप जनरली बात करें तो status में जो उसका क्या कहते हैं, स्टेटस रिटेन करना इट्स इम्पॉसिबल। थोड़ी बहुत उसमें चेंज आती है। ठीक है, तो उस चेंज को सिक्योर तरीके से करने के लिए हम सिक्योरिटी गवर्नेंस करते हैं। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये यानी एक तरह की कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आप चीनी को पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो चीनी आपको नजर नहीं आएगी, और ना ही पानी जो है टेस्टलेस रहे, इट विल बिकम स्वीट। स्टेटस चेंज हो गया दोनों का। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम पानी इज पानी एंड शुगर इज शुगर। पानी मेंटेन्स इट्स लिक्विडिटी, अपनी लिक्विडनेस जो है, अपनी लिक्विडिटी उसको वो मेंटेन रखता है। शुगर अपनी मिठास को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की हुई है। कैसा ना हो कि पानी को मैं शुगर में मिला रहा हूँ तो दोनों ही गायब हो जाए, कोई और चीज बन जाए, बल्कि पानी पानी रहे, शुगर शुगर रहे, ताकि इससे जो इंसान है वो मुस्तफीद हो सके। राइट, सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। Merging mean both organizations become part of each other. Difference between mission, goals and objectives. मिशन स्टेटमेंट जो होती है आपकी, आपका मिशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अकम्प्लिश करना चाहती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, in terms of reputation, in terms of finances, in terms of economy, in terms of virtues, क्या अकम्प्लिश करना चाहती है। ठीक है, तो वो मिशन स्टेटमेंट होती है, और उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, वो यूजुअली चेंज नहीं होती। ठीक है, अनलेस के ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक नई डायरेक्शन लेना चाहता है। ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नई डायरेक्शन डालनी चाहे, मिशन स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होती। गोल्स जो हैं दे कीप चेंजिंग। ठीक है, अगले 6 महीने के हमारे गोल्स ये हैं कि हमने एटलीस्ट $3.5 मिलियन हमें जनरेट करने। ठीक है, सेल्स से। ठीक है, लेकिन अब हमारी सेल्स में सेल्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो गोल्स हमने बनाए थे, वो गोल्स अकम्प्लिश, दे नॉट अकम्प्लिशेबल, यू कैन नॉट अकम्प्लिश देम। अब उन गोल्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम करेंगे कि हम हर महीने जो है एटलीस्ट $100,000 कम करेंगे, गोल्स चेंज हो गए। राइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मकासद, ऑर्गेनाइजेशन के क्या मकासद है, वो क्या अकम्प्लिश करना चाहती है। ठीक है, कौन कौन से मकासद है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगेन फाइनेंसेस, इकोनॉमी। लेकिन मिशन स्टेटमेंट जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि इन तमाम चीजों को इनकम्पास करती है। ठीक है, इन तमाम चीजों को अपनी डेफिनेशन में इनकम्पास करती है। तो मिशन स्टेटमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्शन, और उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइन करते हैं। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। क्लियर नहीं हो तो बता दीजिए, क्लियर हो गया तो यस वही है। अच्छा, 8 मिनट रह गए, लेट्स सी हाउ मच वी कैन गो with completing this. अच्छा, अब हमारे पास आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क्स। मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ यहाँ पे, डोंट सेव।
ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। अगर हम सिक्योरिटी गवर्नेंस की जो पॉलिसीज है उसको हम फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्मलाइज यानी क्या, उसे फॉर्म में हम लाना चाहते हैं। पॉलिसीज तो पॉलिसीज हमने लिख ली हैं रैंडमली, अब उसके एक स्ट्रक्चर देना ताकि उसे इंप्लीमेंट किया जा सके, उसे प्लान फेज में लाना, ठीक है। उसे प्लान फेज में लाने के लिए हमें सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक मेंटल एक खाका होता है, ठीक है। एक खाका होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और सॉल्यूशंस को, ठीक है। हमारे प्रोसेसेस क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, उन सबको हम मेंशन करते हैं फ्रेमवर्क में, और फ्रेमवर्क में हमें ये बताते हैं इन सबको इंप्लीमेंट आपने कैसे करना। बेसिकली एक नक्शा है, ठीक है। लेकिन बड़ा स्पेसिफिक नक्शा हो कि किस तरीके से आपने एक खास किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करनी, ठीक है। जो इस वक्त इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क्स हैं जिससे कंप्लायंट होना जरूरी है, वो आईएसओ है 27001, 27002 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, ठीक है। एंड इज प्रोबेबली जो है तो बहुत ही वसी किस्म का ये स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। लिमिटेड नहीं है काफी, लेकिन यूजुअली ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, ठीक है। और ISO 27001 जो है उसको हम ISMS भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, उसके सिस्टम को डिफाइन करना, प्रोसेसेस पॉलिसीज को डिफाइन करना एक पूरा सिस्टम के तहत, उसे हम ISMS कहते हैं। तो अगर आपने ISMS की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, देन यू हैव टू स्टडी ISO 27001, ठीक है। जो 27002 है उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल मेंशन है कि कौन कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करने। तो जितने भी आईएसओ की 27001 से लेकर 27013 तक जितने भी हैं, हर एक की अपनी एक खासियत है, हर एक की अपनी एक एट्रीब्यूट है, एक खास किस्म के डोमेन को वो टारगेट करती है, ठीक है। इसके अलावा कॉबिट है, ठीक है। कॉबिट को भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, किस लिए काम करता है। आईटेल है, ठीक है। आईटेल यूएस की बड़ी मशहूर किस्म की है, फ्रेमवर्क है, इट्स इम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है निस्ट का, आपको इसका पता होगा। CSA स्टार क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। जितने भी हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी के जो वेंडर्स हैं क्लाउड के, उन्होंने आपस में मिलकर एक कंप्लायंस बनाई हुई है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर हम क्लाउड की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ड्यू केयर ड्यू डिलीजेंस का मैंने आपको बताया था क्या चीज है, ठीक है। आई होप कि वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। 4 मिनट रह चुके हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एक इवेंट हुआ है आपके पास, सिक्योरिटी इवेंट हुआ है, उसका जो नतीजा होता है वो कॉन्सिक्वेंस होता है, चाहे आपको नुकसान हुआ है या उसका फायदा हुआ है, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ कॉन्सिक्वेंस। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल्स वो चीजें होती हैं जिन्हें ऐसे मेजर्स होते हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी है या कोई पॉलिसी वर्क है या कोई और ऐसा काम है जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क लाहक है उसको हम मॉडिफाई कर सकें। रिस्क मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं कि जो आपको रिस्क आपको लाहक है आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। या तो आप उसे मिटिगेट कर दो या उसका जो आउटकम है आप उसके आउटकम को चेंज कर दो। आप ऐसे कंट्रोल्स लगाओ कि जो आपको रिस्क लाहक होने वाला है वो आपको रिस्क या तो लाहक ना हो, अगर वो आपको इम्पैक्ट करे तो आपको उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो जो आपके कमरे का जो कंट्रोल है कि कमरे में कौन आता है कौन जा सकता है, उसके जो कंट्रोल है वो दरवाजा है आपका, ठीक है। इवेंट क्या होता है, कोई सिक्योरिटी इवेंट, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई हैक हो जाए, कोई जो है तो डीडॉस अटैक हो जाए या किसी ने हैक करने की कोशिश की या कोई डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर, वो सारे के सारे इवेंट्स में आते हैं। एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, नेचुरल। हाँ ये हो सकता है, ये अभी आपको बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आपके तमाम बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक, नेचुरल, कंपेटिटिव, एनवायरमेंटल, जितने भी हैं एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं।
इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में आपकी अपनी पॉलिसीज होगी, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होगी, लोग हो गए, पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो आपके इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ रिस्क क्या होता है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क क्या है, ये जो रिस्क आपको लाहक है उसका लेवल क्या है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है या कम है। अब क्या कोई ऐसा रिस्क हो सकता है कि जो इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाट इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन को कौन से रिस्क लाहक, रिस्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हो सकता है कि बहुत सारे रिस्क हो लेकिन आपके एसेट को बिल्कुल ही इम्पैक्ट ना करें, ठीक है। वो एक ऐसा रिस्क जिसे आप नेग्लेक्ट करें वो आपके इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपने ड्यू केयर और ड्यू डिलिजेंस से आपने काम नहीं किया तब भी आपको नुकसान हो सकता है इस तरीके से। और हो सकता है कि ऐसे रिस्क हैं जिनका आपको इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके मेन बिजनेस प्रोसेस पे। जाहिर बात है साइबर सिक्योरिटी को हर जगह पे इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जा सकता, एक स्कोप होता है, डिफाइन होता है, उसमें आप एसेट की प्रोटेक्शन करते हैं खास तरीके से लिमिटेड बजट में, ठीक है। तो कुछ रिस्क को हमें एक्सेप्ट करना होता है कि वो खैर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है इसलिए हम उसको जाने देंगे। लाइवलीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिस्क आया इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। रेजिजुअल रिस्क क्या है कि रिस्क ट्रीटमेंट के बाद जब आपने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं उसके बाद भी अगर कोई रिस्क बचता है तो वो रेजिजुअल रिस्क होता है, ठीक है। तो रेजिजुअल रिस्क में वो भी आ सकते हैं, ऐसे रिस्क भी आ सकते हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी वो रिस्क बाकी बच गया हो और मजीद आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो फिर मोस्ट लाइकली आप उसको स्टेक होल्डर से बात करके आप उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी मैं जो नेक्स्ट लिंक शेयर करूंगा उसमें मैं आपको ये डायग्राम से बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। रिस्क का तो आपको पता है कि इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्ट्स, रिस्क तो एक बड़ी बड़ी जनरल सी टर्म है, ठीक है। आगे फिर हम रिस्क एनालिसिस, असेसमेंट, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन क्या होती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ये मैं आपको फ्रेमवर्क से, डायग्राम से आपको मैं पढ़ा के दिखाता हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग से एक नई लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में, काइंडली जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा।